नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोलर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंदर जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 166वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी का ये लेक्चर नंबर दूसरा होने वाला है। पहले लेक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आज इस लेक्चर नंबर 2 में भी हम जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय का आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो 8 कोर्सेज ये दिए गए हैं ये आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको मात्र 500 रुपए का पेमेंट करना है। स्कैन करके इस क्यूआर कोड को 500 रुपए का पेमेंट करिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजिए। भेजेंगे कैसे? टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है आपको। वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा, वहां आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये दो चीजें हमें प्रोवाइड कराने के बाद आपको जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा कोर्स है, वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्रेंज एनाटॉमी वाज शोन बाय व्हिच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट में क्रेंज टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है? ये क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है ये मैंने सब बता दिया है। ये पाया जाता है C4 प्लांट में। डिटेल में हम कैसे बात करेंगे इसके बारे में, क्रेंज टाइप की एनाटॉमी किस में पाई जाती है? C4 प्लांट में पाई जाती है। कल भी मैंने इस टाइप का एक पॉइंट आया था, तो मैंने कल इस पे डिस्कशन कर लिया था। वही चीज यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गई है। आगे बात करते हैं, हु यूज द टर्म फ्लोरिजिन फॉर द फ्लावरिंग स्टिमुलेट हार्मोन। फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरिजिन। इसको सबसे पहले किसने बोला था? यम चलकयान ने। किसने बोला था? यल यम एम क्लयान, चाहे बोल लो चाहे चलकयान बोल लो, जिस तरीके से आप समझ पाओ। तो ये फ्लोरिजिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? ये फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। कहने का मतलब ये, अगर मान लो कोई प्लांट है, उसमें फ्लावरिंग जो है बहुत लेट से आ रही है, तो जो हम इस हार्मोन का इस्तेमाल कर देंगे, किस हार्मोन का? इसका फ्लोरिजिन हार्मोन का। तो इस हार्मोन का इस्तेमाल कर देने से जो फ्लावरिंग होगी वो थोड़ी सी जल्दी आ जाएगी और तेजी से हो जाएगा। बात करेंगे मिनरल एलिमेंट व्हिच इज इन्वॉल्व इन स्टोमेटल मूवमेंट इज। स्टोमेटा के मूवमेंट में पोटास जो होता है, ये एलिमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही लिख रखा है कि पोटेशियम जो होता है एक तरीके का ऐसा मिनरल एलिमेंट है जो कि स्टोमेटल ओपनिंग में, स्टोमेटा के सॉरी मूवमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन थैलेकॉइड। जो पत्तियों के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, उसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होती है। ठीक। अगला पॉइंट अपना क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट है ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ मॉइस्चर सीड इज टर्म्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक, ये मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया था। जब मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा था तो जेनेटिक्स में मैंने इस पॉइंट को बोला था कि जो सीड डॉर्मेंसी होती है उसको तोड़ने के लिए एक बार क्या करते हैं, मॉइस्ट सीड को एक बार क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। ठीक, यानी कि इसका टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसको ठंडा कर देते हैं एक बार सीड को, और फिर बाद में जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर दोबारा आता है तो इसकी डोरमेंसी ब्रेक हो चुकी होती है और ये जर्मिनेट करने लगता है। आगे बात करते हैं आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन राइबोसोम। आरएनए की जो सिंथेसिस होती है ये राइबोसोम में होती है। ये मैं जब आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा था, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो उसमें मैंने बोला था कि आरएनए की सिंथेसिस जो होती है वो राइबोसोम में होती है। दिस इज द इनिशियल फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन का सबसे इनिशियल फैक्टर क्या होता है? सबसे इनिशियल फैक्टर होता है एयर। जब तक सीड को एयर नहीं मिलेगा, एयर का मतलब ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये जर्मिनेट नहीं होगा। इसको ऑक्सीजन मिल जाए, उसके अलावा वाटर मिल जाए, मात्र ये दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट जर्मिनेशन के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन। क्योंकि सीड में कई बार क्या होता है कि 10-5%, 10-15% मॉइस्चर तो इसमें पहले से ही होता है। तो इस वजह से अगर इसको केवल और केवल स्टार्टिंग में थोड़ा सा एयर मिल जाए तो ये अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है शॉकिंग
अप ऑफ वाटर बाय ड्राई सब्सटेंस ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कोलाइड। हाइड्रोफिलिक कोलाइड की वजह से पानी का शॉक हो जाना क्या कहलाता है? इम्बिबिशन कहलाता है। ध्यान से समझना इम्बिबिशन कैसे होता है। हमने क्या किया, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये क्या है? ये सूखा हुआ मटर है, बिल्कुल सूखा हुआ है। इसमें हमने क्या डाल दिया? पेट्रोलियम डाल दिया, पेट्रोलियम ईथर डाल दिया इस परख नली में। तो क्या हो गया? ये जो मटर के दाने थे थोड़े से फूल गए। अगर हमने सिक्रोज डाल दिया तो ये थोड़ा सा और फूल गया। अगर उसमें DH2O डाल दिया तो ये थोड़ा सा और फूल गया। कहने का मतलब ये है कि जब कोई सूखा चीज है, कोई एक ड्राई सब्सटेंस है, उसके अंदर पानी जाता है, किसकी वजह से जाता है? हाइड्रोफिलिक कोलाइड की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन बोलते हैं। ध्यान से समझना, इम्बिबिशन क्या होता है? किसी भी ड्राई सब्सटेंस में, कोई भी सूखा हुआ पदार्थ है, उसमें जब पानी सोख के अंदर जाता है, किसकी वजह से? हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की वजह से जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन बोलते हैं। ठीक, जिसको अंतः शोषण भी कहा जाता है। अगला है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। हाइपरटोनिक होती है और एक हाइपोटोनिक होती है, दोनों अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ध्यान से समझना, प्रोटोप्लाज्म में होता क्या है? यहाँ पर आप ध्यान ध्यान से देख पा रहे होंगे, कोशिका के अंदर जो एक फ्लूइड भरा होता है, उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है कि जब कोशिका के बाहर कोई एक हाई कंसंट्रेशन, कोशिका के बाहर हाई कंसंट्रेशन हो जाए और कोशिका के अंदर लो कंसंट्रेशन हो जाए, ठीक, तो क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोशिका के अंदर का जो पानी है वो बाहर चला आता है, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन हाई है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी अगर बाहर चला आएगा तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है। अब वो पानी अगर कोशिका के अंदर से निकल आएगा, कोशिका से बाहर आ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि प्लाज्मा जो होता है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में से पानी निकल के बाहर चला आना। क्यों आ जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर जो सॉल्यूशन है, कोशिका के अंदर एक हाई सॉल्यूशन बन गया है और कोशिका के बाहर क्या है? कोशिका के बाहर हाई सॉल्यूशन बन गया है और कोशिका में अंदर लो सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर देखो, ये लो सॉल्यूशन है और यहाँ पर हाई सॉल्यूशन है, तो पानी निकल के बाहर आएगा। तो पानी निकल के जो बाहर आ रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज somewhat good on C4 plant because they efficient use of CO2। ध्यान से समझना, जो C4 प्लांट होते हैं, जब इनको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर मिलता है तो ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो एवरेज जो टेम्परेचर है धरती का वो बढ़ेगा, और जब धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और जब फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो उसके लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छी तरीके से इफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग इनके लिए अच्छा माना जाता है, C4 प्लांट के लिए। बात करते हैं इमर्सन एंड लुइस 1943, दे ऑब्जर्व दैट क्वांटम यील्ड declined sharply at wavelength greater than 600 nanometer in red zone, also called red drop। ध्यान से समझना, जब आप पढ़ते होंगे तरंग दैर्घ्य, तो उसमें आप पढ़ते होंगे बिबिग्योर। ठीक, बिबिग्योर यानी कि सॉरी, जो लाइट होती है उसकी तरंग, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे ब्लू लाइट है, येलो लाइट है, बैगनी लाइट है, लाल लाइट है, पीली है और व्हाइट है। व्हाइट में तो सभी सातों रंग होते हैं, ग्रीन लाइट है। तो इसका कहने का मतलब है कि जिस लाइट की वेवलेंथ, अभी इसको मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में वेवलेंथ के बारे में, फिलहाल मैंने इसको एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी या फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी उसमें मैंने पढ़ाया है। इसको मैं आगे वाले लेक्चर्स में भी पढ़ाऊंगा। तो जो वेवलेंथ होती है, जब वो वेवलेंथ कितनी, 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाती है, यानी कि रेड जोन में आ जाती है। मतलब ऐसी लाइट जो लाल कलर की होती है। तो लाल कलर की जो लाइट होती है
उसमें क्या हो जाता है, उसमें यील्ड जो होती है, क्वांटम यील्ड जो होती है, वो बहुत तेजी से गिर जाती है। अब ये क्वांटम यील्ड क्या होती है, एक तरीके से जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसमें एक तरीके का प्रोड्यूस निकलता है, उसी को हम क्वांटम यील्ड बोलते हैं। अब डिटेल में इसको जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तब वहां पर आप लोगों को बताऊंगा। तो रेड स्पेक्ट्रम जो होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 580 नैनोमीटर से लेकर 680 नैनोमीटर के आसपास तक होती है। कितनी होती है, 500 580 से लेकर लगभग 680 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ लाल लाइट प्रोड्यूस करती है। यानी कि जो लाल लाल कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती है 680 से 580 से लेकर 680 नैनोमीटर तक। Which is the most effective for inducing flowering in both short day and long day plant? ध्यान से समझना, इसमें जो क्वांटम यील्ड होती है लाल लाइट में, क्वांटम यील्ड तो गिर जाती है, लेकिन फ्लावरिंग बहुत तेज होती है इसमें, चाहे शॉर्ट डे प्लांट हो चाहे लॉन्ग डे प्लांट हो, इसमें फ्लावरिंग थोड़ी तेज तेज हो जाती है। यानी कि जब हमको फ्लावरिंग देना है तो लाल लाइट ज्यादा जरूरी होता है, लाल लाइट देंगे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है पौधे में। बात करेंगे ओटो वारबर्ग 1920 found that photosynthesis in algae was inhibited by O2. It occurs in all C3 plants and this effect is known as Warburger effect. The lighting intensity at which the photosynthesis take place of CO2, ध्यान से समझना इसको, वाटबर्गर ने फाउंड किया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है एल्गी में, ये इनहिबिट कर दिया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा C4 प्लांट में। इसी को क्या बोलते हैं, वारबर्गर इफेक्ट। ध्यान से समझना, फोटोसिंथेसिस जो होता है एल्गी के अंदर, इसको जब इनहिबिट कर दिया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा इसको रोक दिया जाता है फोटोसिंथेसिस को C3 प्लांट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। तो वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है, C3 प्लांट क्या होता है, और एल्गी कैसे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कैसे, ऑक्सीजन जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में कैसे व्यवधान उत्पन्न करता है, इन सभी चीजों के बारे में जब मैं फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। The light intensity, the light intensity at which the photosynthesis intake of CO2 is equal to the respiratory output of CO2 is called compensation point। ध्यान से समझना, जो पौधे होते हैं ये दो काम करते हैं। क्या क्या करते हैं, एक तो ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, दूसरा ये काम करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक, ये पौधे दो काम कर रहे होते हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, इसमें इनटेक होता है CO2, किसका, CO2 का, और जो ये रेस्पिरेशन होता है इसमें आउट होता है, यानी कि ये बाहर निकलता है CO2। ध्यान से समझना, जब पौधे श्वसन करते हैं तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, और पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 निकालते हैं। यानी कि पौधे दोनों काम कर रहे होते हैं, इसमें पौधे CO2 ले रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में, और रेस्पिरेशन में जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वैसे निकाल रहे होते हैं। तो पौधे दोनों काम करते हैं, जबकि हम लोग केवल एक काम करते हैं, केवल रेस्पिरेशन का। अब ये बात बोला जा रहा है कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि पौधे फोटोसिंथेसिस में जितना CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे मान लो कि 10 यूनिट CO2 एब्जॉर्ब किया, तो रेस्पिरेशन में इन्होंने 10 यूनिट CO2 फिर से एनवायरमेंट में निकाल दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। इसकी वजह से जो नेट फोटोसिंथेसिस होती है वो जीरो होती है कंपनसेशन पॉइंट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जितना इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया उतना ही रेस्पिरेशन के थ्रू निकाल दिया। द कोल्ड ट्रीटमेंट टू द प्लांट बड और सीडलिंग इन ऑर्डर टू फुलफिल ए स्पेसिफिक लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर कोल्ड लविंग प्लांट इज वर्नलाइजेशन। ध्यान से समझें, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग तभी करते हैं जब टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाता है, यानी कि ये लो टेम्परेचर पर ही फ्लावरिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक बार इनको आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिया जाता है प्लांट को। जब प्लांट को एक बार आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिया जाएगा,
उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बर्नलाइजेशन बोलते हैं। बर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड टेम्परेचर इंड्यूस्ड और एक्सीलरेट फ्लावरिंग इन प्लांट। प्लांट में फ्लावरिंग को एक्सीलरेट करने के लिए जब एक्सपोजर और प्रोलॉन्ग्ड कूल टेम्परेचर इनको दे दिया जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? बर्नलाइजेशन बोलते हैं। दिस इंश्योर दैट फ्लावरिंग अकर इन फेवरेबल कंडीशन स्प्रिंग रदर देन ड्यूरिंग विंटर। विंटर की जगह पर स्प्रिंग कंडीशन में ही इसमें फ्लावरिंग आ जाए, ठंडी में नहीं आए, ठंडी से थोड़ा सा पहले ही फ्लावरिंग आ जाए, जिससे हमको अर्ली जो फ्लावरिंग है वो मिल जाए। तो इसके लिए हम बर्नलाइजेशन करते हैं। द टर्म वर्नलाइजेशन वाज क्वाइंड बाई टीडी लेसिनको। ये टीडी लेसिनको जो थे, इन्होंने ही ये टर्म दिया था। इस टर्म का नाम है वर्नलाइजेशन। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट टू एबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस थ्रू जाइलम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक, दो चीजें होती हैं, आप ध्यान से देखना। जा से जल होता है, और अगर हिंदी में जाइलम को लिखोगे तो ऐसे लिखो। ठीक, तो जल किस में जाता है? जाइलम में जाता है। और हल, हल से क्या होता है? फ्लोएम। जल जाइलम, फल फ्लोएम। जाइलम से जा बना है, यानी कि जाइलम में क्या जाता है? जल जाता है। अब ध्यान से समझना, पौधे में दो चीजें जाती हैं। एक तो जाइलम से संवहन मंडल पौधों के अंदर दो होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। दोनों का काम क्या होता है? इधर से उधर चीजों को करना। ठीक, जैसे हमारे यहाँ नस होती है, हमारी बॉडी में वेंस होती है, जिसके वो मदद से खून से इधर उधर चीजें आती जाती रहती हैं। अंदर ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एनर्जी जाती है, ये सब चीजें होती रहती हैं। इसी तरीके से जाइलम और फ्लोएम दोनों ये संवहन मंडल होते हैं, जो कि हर प्लांट में पाए जाते हैं। तो जाइलम का क्या काम होता है कि रूट ने जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया है, ठीक, ये कहां पर ले जाना? ये लीफ तक और फ्रूट तक ले जाना। अब रूट से फ्रूट तक कौन ले जाएगा? जाइलम। कैसे ले जाएगा? अब रूट क्या एब्जॉर्ब करती है? रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर और न्यूट्रिएंट। रूट यही तो एब्जॉर्ब करेगी, एक तो वाटर एब्जॉर्ब करेगी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी। और रूट से एब्जॉर्ब होगा ये, और ये जल जाइलम से होते हुए कहां पर पहुंच जाएगा? पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंच जाता है। अब पौधा ऊपर पत्तियों में क्या बनाता है? पत्तियों में बनाता है एनर्जी। एनर्जी मतलब वो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो जाए, चाहे स्टार्च हो जाए, चाहे प्रोटीन हो जाए, कुछ भी बनाता है। वो पौधे के किसी एक भाग में जाके इकट्ठा होता है। जैसे शुगर केन में तो तने में इकट्ठा हो जाता है, और गंजी होती है, स्वीट पोटैटो या पोटैटो है, उसमें रूट में इकट्ठा हो जाता है। मैंगो में फ्रूट में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है पत्तियों में, ये पौधे के और दूसरे भाग में किसके द्वारा जा रही है? फ्लोएम को द्वारा जा रही है। ठीक, तो जब फल या पत्तियों से कोई चीज जाती है तो वो फ्लोएम के द्वारा जाती है, और रूट से जाती है तो किसको बोलते हैं? जाइलम। ठीक, तो जल कहाँ से जाता है? जल जड़ से होकर जाइलम की मदद से जाता है, और फल, फल से जो चीज बनती है वो कहाँ जाती है? फ्लोएम की मदद से। तो जल जाइलम फल फ्लोएम ऐसे करके याद कर सकते हो। ऐसे समझो, नीचे से ऊपर कोई चीज जा रही है तो वो जाइलम लेके जाएगा, जो कि न्यूट्रिएंट और वाटर के फॉर्म में जाता है। और फल से कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या आएगा? स्टार्च आएगा, प्रोटीन आएगा, फैट आएगा, जो भी पौधे प्रोड्यूस करते हैं वो आएंगे, और पौधे पे जहां जरूरत होगी वहां रहेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा वो पौधे के अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं। जैसे कभी फ्रूट में स्टोर हो जाते हैं, कभी सीड में स्टोर हो जाते हैं, कभी स्टेम में स्टोर हो जाते हैं, कभी रूट में स्टोर हो जाते हैं। अलग अलग प्लांट में अलग अलग जगह स्टोर होते हैं। तो यही जल, जाइलम और फुल फ्लोएम से आप याद कर सकते हो कौन चीजें कहां पर जाती है। मिनरल डिफिशियंसी इन प्लांट कैन बी क्विकली करेक्टेड बाई। अगर किसी प्लांट के अंदर किसी भी मिनरल की डिफिशियंसी हमको देखने को मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? उस मिनरल का फोलियर स्प्रे कर देंगे। जैसे जिंक की कमी लग रही है तो जिंक का स्प्रे कर देंगे, सल्फर की कमी लग रही है तो सल्फर का स्प्रे कर देंगे, नाइट्रोजन की कमी लग रही है तो नाइट्रोजन का स्प्रे कर देते हैं। तो फोलियर स्प्रे से हम इसको इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी भी मिनरल की डिफिशियंसी हमको लग रही है। इसको बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल का जो एंगल होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में
जो एंगल होता है वो कितना होता है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 105 डिग्री, 105 डिग्री का एंगल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सब बायोकेमिस्ट्री की चीजें हैं, तो वो आपको उसमें बताई जाएंगी। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड होलार्ड। सॉरी, सॉइल के अंदर, ध्यान से समझना, सॉइल के अंदर जितना भी पानी होल्ड होता है, ठीक, जितना भी वाटर होल्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होलार्ड। चाहे वो कैपिलरी वाटर हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, चाहे फिर वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो, किसी भी तरीके का वाटर होगा, अवेलेबल वाटर हो, अनअवेलेबल वाटर हो, किसी भी तरीके का वाटर होगा, सॉइल के अंदर जितना वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होलार्ड बोलते हैं। मास फ्लो, प्रेशर फ्लो थ्योरी ऑफ द मूवमेंट ऑफ फूड वाज गिवन बाय मुंच। ये मास फ्लो क्या होता है, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। मास फ्लो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से रूट से कोई भी चीज, रूट से पानी और न्यूट्रिएंट जो होता है वो लीफ तक जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर तक जो पानी जाता है, एसेंट ऑफ शेप होता है, उसमें एक तरीका है मास फ्लो का, ठीक। तो ये मास फ्लो का जो तरीका था ये किसने दिया था, मुंच ने दिया था। जब आप एलिमेंट्री या फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी जब आप पढ़े होंगे, तो उसमें एक चैप्टर था एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप में आपने मास फ्लो को पढ़ा होगा, क्योंकि नीचे से पानी ऊपर जाता कैसे है। नारियल जो कि 100 मीटर ऊपर लगा होता है, वो उसमें उसके अंदर पानी कहाँ से जाता है, जड़ों से होके 100 मीटर ऊपर तक गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितने ऊपर तक ऐसे कैसे पहुंच जाता है। तो ये मास फ्लो एक थ्योरी है कि मास फ्लो के द्वारा भी जाता है, और इस थ्योरी को किसने दिया था, मुंच ने दिया था। मोस्ट अबंडेंट केमिकल प्रेजेंट इन द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर कौन सा केमिकल सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है अपना लिग्निन। लिग्निन जो है ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में लिग्निन बहुत ज्यादा होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस की कंडीशन में जो हार्मोन एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि स्ट्रेस के कंडीशन में जो हार्मोन इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं प्रोलाइन हार्मोन। फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C3 प्लांट। लाइट में केवल जब सनलाइट होगी तभी क्या होता है, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिडिक एसिड। जो इंडोल एसिडिक एसिड होता है वो एक तरीके का नेचुरल, एक नेचुरल हार्मोन होता है, और इसकी बायोसिंथेसिस में जिंक का काम लगता है, ठीक। यानी कि जिंक जब पौधे के अंदर होगा, वही जो होता है इंडोल एसिडिक एसिड बनाने के लिए मदद करता है। आगे बात करते हैं प्रोटीन कौन सी होती है। जैसे कोलेजन जो प्रोटीन होती है वो किस में पाई जाती है, वो मसल्स में पाई जाती है। जो हमारी मसल्स होती है उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। जो केरेटिन नाम की प्रोटीन होती है ये हमारे हमारे नाखून में, हमारे बालों में पाई जाती है। जब हम अपने बाल को या नाखूनों को जलाते हैं तो एक अजीब सी बदबू आती है, वो इसी केरेटिन प्रोटीन के जलने की बदबू होती है। फाइब्रोलिन जो बना है ये फाइबर शब्द से बना है, और फाइबर किसके अंदर होता है, सिल्क में। जो सिल्क हम निकालते हैं वो एक तरीके का फाइबर ही होता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप। सिल्क फाइब्रोलिन होता है, केरेटिन हेयर और नेल्स में पाया जाता है, कोलेजन मसल्स में पाया जाता है, इलास्टिन ये किस में पाया जाता है, विंग में पाया जाता है। विंग किसके, इंसेक्ट के, जो कीट के जो पंख होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। रेगुलेटरी जो प्रोटीन होती है ये एंजाइम में पाया जाता है, ठीक। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसको कई बार पूछा जाता है। कोलेजन प्रोटीन किस में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। केरेटिन हेयर और नेल्स में पाया जाता है। फाइब्रोइन सिल्क में पाया जाता है। इलास्टिन इंसेक्ट के विंग में पाया जाता है। रेगुलेटरी प्रोटीन एंजाइम्स में पाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आया हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करें। चैनल पर अगर वीडियो आपकी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।